अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा सोबान बेग और आज फिर आपके दरमियान हाज़िर हो गए एक नए मेहमान को लेकर। और जिन मेहमान को मैं आज आपके दरमियान लेकर आया हूं, आपने मेरे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ पॉलिटिशियंस को देखा, टीचर्स को देखा, हम असातिज़ा से मुलाकात हमने करवाई, सरकारी जो ओहदों पर लोग मौजूद हैं उनसे मुलाकातें आपकी करवाई, मुख्तलिफ़ फील्ड से हम लोगों को आपके दरमियान लेकर आते रहे। लेकिन आज जिन मेहमान को मैं लेकर आया हूँ उनकी वो शोहरत भी रखते हैं, पाकिस्तान में उन्हें जाना और पहचाना भी जाता है, लेकिन उनकी वजह शोहरत उनकी आवाज़ है। एक पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम आप नात ख़ां हैं और पेशे के एतबार से इंजीनियर भी हैं। एक तवील अरसे से आप इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं। और आपको नाज़रीन हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे पिछले तकरीबन 4 सालों से लगातार आपके अस्माउल हसना और अस्माउल नबी आपके आवाज़ में पढ़े गए, वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे नशर भी किए जाते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर भी हम आपको देखते रहे। आज हमने आपको दावत दी है, हमारी दरख्वास्त पे हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाएँ इंजीनियर नोमान शाह बुखारी साहब। नोमान साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नोमान भाई ये बताइएगा सबसे पहले तो, अच्छा नाज़रीन मैं बताऊं कि ये नहीं कि मेरी नोमान साहब से पहली मुलाकात हो, मेरा इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है और बिल्कुल बरादराना ताल्लुक़ है। तो मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि साहब का लफ्ज़ हम लिहाज में लगाते हैं और भाई की जो एक फ़ीलिंग होती है ना वो बड़ी दिल से आती है। तो मैं बिल्कुल हम किसी उसमें नहीं जाएंगे कि हम किसी फॉर्मेलिटी को लेके पूरा करें, तो बिल्कुल खुले माहौल में बात होगी। नोमान भाई ये बताइएगा कि कैसे मिजाज है, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे राह TV के इस प्रोग्राम में मदऊ किया और यकीनन ज़िंदगी बड़ी खुशगवार है और बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी गुजर रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर आज आपके साथ यहाँ बैठना और आपके साथ यहाँ प्रोग्राम में शामिल होना, तो ये मेरे लिए इंतहाई सादत की बात है। सादत की बात है जी, बहुत शुक्रिया। आप पहले शख्स हैं वैसे जिसने मेरे प्रोग्राम में आने को सादत का दर्जा दे दिया। अच्छा नवान में ये बताइएगा कि आपके जो बचपन है, जो तालीमी सिलसिला है, जो पैदाइश है, क्योंकि आप वैसे तो पश्तो स्पीकिंग है, तो आपका ताल्लुक बेसिकली कराची से ही है या कहीं और से, और बचपन कैसा गुजरा, थोड़ा सा पस मंज़र बताइएगा। अच्छा, ऐसा है कि क़ब्ल मसीह में ही हम कराची शिफ्ट हो गए थे और बेसिकली हम हैं कोहाट के, तो वालिद साहब हमारे स्टीवन में थे तो हम कराची शिफ्ट हो गए। तो मेरा बचपन से लेकर और स्कूलिंग और फिर उसके बाद कॉलेज सब कराची में ही गुजरा है। तो लिहाजा इसलिए मेरा जो एक्सेंट है वो भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल बहुत साफ़ है, कराची के लोगों की तरह नहीं होता। जी बिल्कुल। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो घर में जो एक माहौल था, मेरे वालिद साहब ने हमेशा हमसे उर्दू में बात की है और वालदा ने हमेशा हमसे पश्तो में बात की है। तो दोनों तरफ आप लोग पुख्ता होते चले गए। दोनों तरफ, ताकि दोनों ज़बानें आपको ठीक आएँ। और घर पे भी जो भाई बहन थे सब वो आपस में उर्दू में भी बात करते थे, लेकिन जब कोई आउटसाइडर आता था तो फिर हम अपनी ज़बान में एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे ताकि दूसरा समझ ना पाए। अच्छा ये बताइएगा कि मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से ही है और मेरी मादरी ज़बान उर्दू ही है, तो हम अगर सिंधी को सुने तो हमारी कुछ समझ में आ जाती है, कुछ थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, पंजाबी को सुने वो समझ में आ जाती है। पश्तो एक ऐसी ज़बान है कि उसको आप समझने की कोशिश भी कर लें तो भी समझ में नहीं आती। ये क्या लॉजिक है, मतलब कि इतनी मुश्किल ज़बान क्यों है? नहीं तो ये जिन लोगों ने ये ज़बान जब पहली दफ़ा बनाई थी तो वो इसी गर्ज से बनाई थी कि अगला बंदा उसको समझ ना पाए। तो लिहाजा अब मेरे नज़दीक तो शायद इसकी यही लॉजिक हो, लेकिन बहरहाल हर ज़बान की अपनी उनके अपने तरीके होते हैं और जो बनाने वाले होते हैं पता नहीं उन्होंने क्या सोच के इसको बनाया। हाँ बहरहाल जैसे अरबी है, अरबी ज़बान तो आपको पता है, इसी तरीके से इंग्लिश है या जो दूसरी ज़बानें बड़ी ज़बानें हैं। तो पश्तो ज़बान की क्या तारीख़ है, आप मुझे अगर पहले बता देते तो मैं इस पर पढ़ के आया था। नाज़रीन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि पिछले ही साल 2016 में मेरा एक तवील तकरीबन 10 साल के बाद पेशावर जाना हुआ और वहाँ हमने कुछ दिन भी गुजारे। नोमान भाई भी वहाँ मौजूद थे, इनसे भी मुलाकात हुई थी कि पश्तो ज़बान बेशक सख्त हो, लेकिन पश्तो बोलने वाले बड़े सादा और बड़े नरम दिल और बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। और यकीन कीजिए कि उनकी जो मेहमान नवाज़ी है ना नोमान भाई, वैसी मेहमान नवाज़ी कहीं नहीं देखी हमने। नहीं, मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करूँगा। मतलब जहाँ हम मौजूद हैं अमूमन मैं लोगों से इस बात का तज़किरा भी करता हूँ, जो कराची जो है वो एक हब है, हब की सूरत इख्तियार करी है। यहाँ पर हर किस्म की कौमें आबाद हैं, लेकिन जो यहाँ कराची के रहने वाले लोग हैं वो जिस तरह की मेहमान नवाज़ी करते हैं, वो जितने मिलनसार हैं, वो जितना अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने वाले लोग हैं, वो शायद कहीं और नहीं है।
हाँ, दूसरी बात ये कि आपको जब वहाँ पेशावर में आपसे मेरी वहाँ मुलाकात भी हुई और आपसे पेशावर के हवाले से तज़किरे भी काफ़ी हुए, तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जो पश्तून कौम के अंदर एक तो ये है कि वो आपस में बहुत ही बेतकल्लुफ़ से होते हैं, और इतनी बेतकल्लुफ़ी होती है कि वो शायद वो जब एक दूसरे से पश्तो में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही कोई अपना आ गया है। और बाज़ औक़ात माफ़ कीजिएगा महसूस ही होता है कि जैसे झगड़ा भी हो रहा हो। बस उसका पश्तो का अपना एक अंदाज़ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये इलाके का भी इसमें बड़ा डिफरेंस होता है कि जैसे मुख्तलिफ़ इलाके हैं, जो पेशावरी लैंग्वेज हो गई है या फिर चारसद्दा, सवाबी और ये फिर मालाकंड और दीर और स्वात, यहाँ की जो लैंग्वेज है ये बड़ी ये किताबी लैंग्वेज कहलाती है और ये बहुत ही खूबसूरत इनका अंदाज़ होता है बोलने का। लेकिन अगर आप हमारे इलाकों की तरफ आ जाएँ, कोहाट, बनू, करक और ये जितना भी है ट्राइबल एरिया है और फिर उसमें वज़ीरिस्तान, ये सारे इलाके आते हैं, यहाँ की पश्तो थोड़ी सी सख्त है और यहाँ के लोग दूसरी मतलब दूसरी तरफ के जो पठान हैं उनसे थोड़े से निस्बतन सख्त लोग हैं यहाँ के। ये बताइएगा कि आपको हमने मुख्तलिफ़ नाते पढ़ते सुना, तिलावत करते सुना, उसके साथ साथ आपके ज़बान में, आपकी आवाज़ में हमने तराने भी बहुत सारे सुने और मिल्ली नग़मे भी हमने आपसे सुने। तो ये जो शौक़ था तिलावत वग़ैरह का, नाते पढ़ने का, ये बचपन से था या बड़े होने के बाद पैदा हुआ, इस यानी रग़बत कैसे हुई? बचपन में मेरी जो स्कूलिंग थी वो बीकन हाउस स्कूल से शुरू हुई और वहाँ उनकी जो उसमें ये बुनियादी उसमें शामिल है कि वो बाकायदा इसका एक पीरियड लेते हैं बीकन हाउस स्कूल के अंदर, और आज तक ये बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उनकी जो एक क्लास होती है वो म्यूज़िक की क्लास होती है। तो ज़ाहिर है हम बच्चे थे तो हमारी क्लास में एक क्लास हमारी म्यूज़िक की होती थी, तो उन म्यूज़िक की क्लास के अंदर हमें जो पाकिस्तान की मिली नगमे हैं वो हमसे रोज़ाना एक ना एक मिली नगमा तो हमसे वो पढ़वाते थे, हम गाते थे। तो वो वहाँ से एक बेसिक मेरी बनी थी कि वहाँ मुझे जितने भी पाकिस्तान के मिली नगमे थे, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, और उसके अलावा जो भी आपके जो पाकिस्तानी जो सॉन्ग्स हैं ये सब हमें बाकायदा जैसे हिफ्ज़ करवाते हैं, याद करवाते हैं, उस तरह हमें याद करवाए। फिर कुछ ऐसी पोएम्स होती थी जैसे इस्लामी महीनों की जो नाम है वो अमूमन अगर बंदा याद करने बैठ गया तो शायद ना याद हो, लेकिन हमें उसको तरन्नुम में याद करवाया गया। पहला मुहर्रम, दूसरा सफ़र, इन दोनों के पीछे पीछे रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, बाकी 6 की ये तरतीब रजब, शबान, रमज़ान, शावाल, ज़िलहज। तो इसको हमें बिल्कुल तरन्नुम में सिखाया गया, तो आज तक मेरे जहन में वो हिफ्ज़ है। तो स्कूलिंग के ज़माने से ही हमारी ये कह लें कि एक किस्म की तरबियत हुई। लेकिन ज़ाहिर है अब जब क्लास होती है तो उसमें हर तरह का बच्चा होता है, कुछ लोग क्लिक कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग उस क्लास को एक बोझ की तरह लेते हैं, कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो मैं उस क्लास को एंजॉय करता था, लेकिन कभी मेरे जहन में ये तसव्वुर नहीं था कि मैं ये एंजॉय करता करता और फिर इस तरह से आगे बढ़ जाऊँगा। फिर दूसरी बात ये है कि मैंने प्राइमरी स्कूल में जब मैंने 5th क्लास अपनी पास की तो मैं एक बहुत अच्छा अगर आप ये कह लें कि स्कूल में गाने वाला ये कह लें, हाँ अच्छा गाता था मैं, अगर कोई मुकाबले होते तो मैं जीत जाता था उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने ख़ुद से अपना एक मेरा शौक़ पैदा हुआ कि मैं कुरान मजीद हिफ्ज़ करूं, और हमारे इलाके में एक साहब थे, उन्होंने कहीं 8.5 महीने में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। तो मेरे अंदर, और पहले तो ये होता था कि कोई भी ख़बर होती थी वो बड़ी जंगल की आग की तरह फैल जाती थी, तो 8.5 महीने, और वो एक रिकॉर्ड था उस वक़्त के ज़माने में। तो बस वो चीज़ बड़ी फैली हुई थी पूरे इलाके में, तो मैंने सोचा कि यार मैं भी 8.5 महीने में हिफ्ज़ करूँ, और बस मैंने घर पे ज़िद शुरू कर दी कि भाई मैं तो हिफ्ज़ करूँगा। तो वालिद साहब और वालदा दोनों हैरान भी हुए, परेशान भी हुए कि भाई इस बच्चे को क्या हो गया, अचानक से हिफ्ज़ करना, अचानक, और ये कह रहा है मैं हिफ्ज़ करूँगा। तो शरारती तो था मैं और दिमाग भी बहुत तेज़ था, तो मैंने कहा नहीं मैं हिफ्ज़ करूँगा। उन्होंने कहा देखो जब हिफ्ज़ करते हैं तो यूँ होता है, मार भी पड़ती है, ऐसा भी होता है और वैसा भी होता है। मैंने कहा ठीक है मैं सब कुछ कर लूँगा। बस वो एक जज्बा होता है ना, एक जुनून होता है उस वक़्त, वो एक एज ऐसी होती है कि बस थ्रिल होता है आपके अंदर। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैंने करना है हिफ्ज़। तो खैर मेरा उन्होंने हिफ्ज़ की क्लास में दाखिला करवा दिया। हमारी वहाँ इलाके में एक छोटा सा मदरसा है असहाब सुफ़ा के नाम से, और मेरे कारी साहब थे कारी ताहिर से मैंने हिफ्ज़ का आगाज़ किया था वहाँ। और फिर मैंने 8.5 महीने में तो मैं नहीं कर सका, लेकिन ये कि तकरीबन 9.5 महीने में मैंने हिफ्ज़ कर लिया था कुरान मजीद। 1 महीने ही ऊपर गया, बस वो हो जाता है, इतना तो चल जाता है। क्योंकि शुरू में आप जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ा थोड़ा सबक लेना, ऐसा ऐसा बढ़ते फिर मैंने एक पाव सबक लेना शुरू कर दिया। और सुबहान अल्लाह एक सिपारा है वो मैंने एक दिन में आधा पारा सबक याद किया था, सिर्फ
पूरा आधा पारा याद हाँ। किया। और मेरे जो उस्ताद मोहतरम थे मुझे कहते हैं देख लो तुम कल सुबह सुना लोगे। मैंने कहा सुना लूँगा। और पता नहीं क्या मतलब उस वक्त ऐसी कैफियत होती थी कि मैं कुरान को देखता था, आयत पढ़ता था, मुझे याद हो जाती थी, आयत पढ़ता था, मुझे याद हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने दिमाग ऐसा खोल दिया था। तो खैर बहरहाल हिफ्ज़ जब मैंने मुकम्मल कर लिया तो फिर दोबारा मुझे ज़ाहिर है मैंने फिर दोबारा स्कूल में जाकर दोबारा से नई क्लासेस में आगाज़ किया। तो वहाँ फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तिलावत भी इस तरह की हो गई थी कि मैंने तिलावत में फ़र्स्ट पोजीशन ली थी वहाँ अपने स्कूल में। तो बस ये दोनों चीज़ें साथ चलती रहीं। और आज आप माशाल्लाह इस मकाम पे मौजूद हैं। एक बच्चा होता है कि जिसको जो चीज़ पसंद हो वो उसमें इंटरेस्ट लेता है, और जिसको ना पसंद हो तो उसके लिए वो सब्जेक्ट या वो पीरियड जो है बड़ा भारी और बड़ा बोझ सा बन जाता है। तो आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट होता था कि जो बड़ा बोझ महसूस होता था कांधों पे? मेरे लिए ये केमिस्ट्री का जो पीरियड होता था ये इस बड़ा मामले में मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री की टीचर थी मिस शाह नाम था उनका, और उनका नाम भी शाह था। अच्छा। और शाह आपस में टकराए हुए थे। तो बस वो टीचर ऐसी थी कि वो तो उनका रौब भी बहुत ज़्यादा था, और मैं तो था शरारती बच्चा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और फिर मैं शरारतें करता था, और उसके नतीजे में फिर मिस शाह जो मेरे साथ करती थी वो खैर वो आप बता नहीं सकता मैं। तो केमिस्ट्री का पीरियड बोझ लगता था मुझे, क्योंकि वो एक तो उनकी आवाज़ भी ऐसी थी कि उनकी आवाज़ में गर्ज था, रौबदार आवाज़। तो फिर वो जब पीरियड लेती थी तो सबके लिए बहुत ही ये कह लें कि मुश्किल पीरियड होता था वो। ये बताइएगा कि फेल वगैरह हुए या नहीं हुए? ज़हीन तो क्योंकि आप थे, ये तो है, क्योंकि आप कुरान के हाफिज हैं तो ज़हीन तो आप हैं। हाँ। तो फेल हुए हैं इस जहानत के बावजूद या नहीं हुए? ये तो जब आपने खुद ही कह दिया कि ज़हीन थे तो फेल होने का तो खैर तसव्वुर ही नहीं था। बस ये कि अब शरारती बच्चे जो होते हैं वो बढ़ते भी हैं, शरारत भी करते हैं। तो बस ये अब इसको आप प्रॉब्लम कह लें, प्रॉब्लम क्रिएट करना कह लें, या कुछ भी कह लें। तो मैं बहरहाल बल्कि मुझे थोड़ा सा अगर इन बातों में से एक किस्सा मैं आपको सुना दूँ। स्कूल के ज़माने में मैं बहुत शरारती बच्चा था, और हर क्लास में शरारत करना, दीवारें फलांगना, दरख्तों पे चढ़ना, ये मेरा मामूल होता था। तो आवाज़ भी मेरी अच्छी थी, जैसे आज भी आप लोग मेरी आवाज़ की वजह से मुझे बर्दाश्त करते हैं। तो खैर बहरहाल उस वक़्त आवाज़ मेरी अच्छी थी, तो मैं रोज़ाना असम्बली में तिलावत मैं करता था। तो अब रोज़ाना मेरी शिकायत जाने लगी कि ये बच्चा है बहुत शरारती और ये हमारे हाथ नहीं आ रहा। तो फिर जो पेरेंट्स डे था उसके अंदर भी मेरी शिकायत लगी। फिर उसके बाद फिर वो एक स्टाफ़ रूम होता है, स्टाफ़ रूम के अंदर तमाम टीचर्स ने ये बल्कि बर वक्त और एक साथ मुतफ़िका फ़ैसला किया कि ये बच्चा हमसे नहीं संभल रहा, इसका कुछ किया जाए। तो खैर बहरहाल वो तो उस वक़्त जो हमारी एक मैडम थी, उन्होंने बाकायदा एक बुलंद आवाज़ में कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो है वो एक खूबसूरत आवाज़ वाला एक जो है हमें हमारे स्कूल को एक बच्चा तो अता किया, लेकिन साथ साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा अज़ाब भी मुसल्लत भी कर दिया। तो बस ये। अच्छा, तो ये बताएं कभी स्कूल से बंक वगैरह किया नहीं किया? एक दफ़ा किया, और वो मेरा बंक क्या बंक था कि बस शायद मुझे देर हो गई थी या स्कूल से देर तो टेस्ट वगैरह मिला हुआ था। अब मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, लेकिन वो बंक क्या था कि मैं बस वो एक दीवार के पीछे छुप गया और बस उसी दीवार के पीछे छुपा रहा, और बस वो छुट्टी का टाइम हो गया और 1 बज गया। उसके बाद फिर मैं घर चला गया। तो मैं बाद में ये सोचता रह गया कि मेरे इस बंक मारने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे। तो बस मतलब एक दीवार के पीछे छुपाऊँ, अब्बू से भी डर लग रहा है, भाइयों से भी डर लग रहा है, और फिर सबसे डर लग रहा है। तो खैर ये मतलब ज़िंदगी में ये एक ही बंक था मेरी। ये बताएं कि आप इंजीनियरिंग आपने मुकम्मल की और आप मेटलर्जी में वाले आपने किया, तो इंजीनियरिंग की जानिब आना ये अपना शौक़ था या वो जो वालिदैन का मामला होता है कि जी इंजीनियरिंग में चले जाओ, अच्छा मुस्तकबिल है, और उसके बाद आप आ गए? नहीं, मेरा अपना शौक़ नहीं था, और मेरे बाकी जो भाई हैं वो भी इंजीनियर हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है वो वालिदैन का एक होता है कि नहीं, या तो तुमने डॉक्टर बनना है या फिर तुमने इंजीनियर बनना है। तो उनका एक डंडा था मेरे सर पर, तो इसी वजह से मुझे इंजीनियर बनना पड़ा। मतलब मैंने फिर उसके लिए ज़ाहिर है टेस्ट की तैयारी की और टेस्ट क्लियर किया। टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर मेरा एडमिशन हो गया दाऊद यूनिवर्सिटी में, और फिर मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग भी अपनी कंप्लीट करके फिर मैंने उससे कहा कि देखें जो आपने मुझसे कहा था वो मैंने काम कर दिया है। तो ये एक था, बहरहाल शौक़ तो नहीं था। शौक़ तो खैर हर इंसान का अपना एक शौक़ होता है। किस जानिब जाने का शौक़ था? मेरा वैसे ज़्यादातर गेम्स की तरफ बहुत ज़्यादा शौक़ था। क्रिकेट में बहुत खेलता था, फ़ुटबॉल, फिर फ़ुटबॉल में तो खैर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन
बॉक्सिंग, कराटे, ये सारी चीज़ें। और फिर जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर होते हैं तो आप अगर मतलब उस तरह से आपने कोई फ़ैसला नहीं किया होता और फिर वालिदैन आपको इस तरफ मुतवज्जे करते हैं कि भाई देखो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे या तुमने आगे कुछ नहीं किया तो फिर तुम्हारा मुस्तकबिल सही नहीं होगा, तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें ये कर लेना चाहिए। आजकल के बच्चे तो खैर जो आजकल जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा मीडिया की वजह से भी, इंटरनेट की वजह से भी काफ़ी चीज़ों की आगाही हो गई, वरना उस वक्त तो ये खैर इंटरनेट की चीज़ें नहीं होती थी। तो खैर हम तो बस फिर जब वालिदैन ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि आपने इस साइड पे जाना है तो बस फिर उस चीज़ की तैयारी शुरू की और फिर इंजीनियर बन गए। दुरुस्त। आपका इंटर वैसे मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल पुराना तो होगा। 2010 में मैंने इंजीनियरिंग की है। अब अगर आप उससे पीछे चले जाएं, अब आप 2010 से नाज़रीन उम्र का तो अंदाज़ा नौमान भाई की आप बखूबी लगा सकते हैं। सवाल पूछने का मकसद ही ये था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खेलों की आपने बात की, क्रिकेट में दिलचस्पी लेते हैं, अगर मैं पूछूं पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, देखने में तो दोनों ही आपकी टीम है, लेकिन सपोर्ट किसको कर रहा है? देखिए, अब बेसिकली तो हम कराची में रह रहे हैं ना, तो अपनी टीम को ही सपोर्ट करेंगे। अब लेकिन ये कि पेशावर ज़ल्मी के अंदर भी हमारी अपनी पाकिस्तानी टीम के सारे प्लेयर्स हैं, तो मैंने तो इस पूरे ये जो PCL चल रहा था तो इसमें तो तमाम टीमों की जितनी भी मैचेस थी इन सबको एंजॉय किया मैंने, सभी को एंजॉय तो किया। हाँ, कोई मतलब एक टीम वो नहीं थी, बस जिस दिन जो टीम अच्छी लग गई उसको सपोर्ट कर दिया। और वो लग रहा है कि वो बेचारे हार रहे हैं और तो दूसरे ऐसा ना कर लिया। दोनों ही अपने, पराया तो कोई एक भी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्रिकेट के अंदर अगर मैं जानना चाहूँ कि पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब एक ज़माने में सईद अनवर भी बहुत पसंद था, लेकिन अब्दुल रज़ाक लाइफ टाइम लेजेंड, ज़बरदस्त प्लेयर, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर और पावरफुल उसके छक्के होते थे और फिर डिसेंट प्लेयर था। ये हकीकत है, अब्दुल रज़ाक बहुत वाकई एक बहुत डिसेंट प्लेयर था। बाकी ये कि जो सबकी पसंद वो हमारी भी पसंद, आफरीदी भी सबको पसंद है। उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे आपके लारा हो गया, गेल हो गया, और इसी तरीके से आजकल जो, अब मैं उनका नाम भूल गया हूँ, जिन्होंने तेज़ तरीन सेंचुरी भी मारी है, AB डिविलियर्स, ये हैं, और भी बहुत सारे। भारतीय खिलाड़ियों में से किसी को पसंद नहीं करता? नहीं। ये बताइएगा कि फुटबॉल की बात की तो फुटबॉल में कौन से मुल्क की टीम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं बताता चलूँ नाज़रीन, मेरी फेवरेट हमेशा ब्राज़ील होती है, दूसरे नंबर पे मैं पुर्तगाल और स्पेन को सपोर्ट करता हूँ। वैसे मुझे शुरू से ही ये जो अर्जेंटीना है ये बड़ी पसंद थी टीम, और दूसरे नंबर पर फिर ये पुर्तगाल या फिर स्पेन। चलो, दो जगह मेरी और आपकी राय खासी मिलती है। नौमान भाई, ये बताइएगा कि आप की जो सारी फील्ड है, नात ख़ानी है, मिली नग़मे जो आपने पढ़े हैं, क़िरात है, सिंगिंग की जानिब क्यों नहीं गए? जाने को तो जा सकते थे, आवाज़ अच्छी थी, और मेरा ख्याल है कि अगर आप उस जानिब जाते तो फेम भी ज़्यादा होता, शोहरत भी होती, पैसा भी होता, तो उस जानिब क्यों नहीं गए? देखिए, मैंने बताया ना कि हमारा जो घराना था वो तो मतलब एक दीनी घराना था। ठीक है। जब बिगन हाउस में थे तो ये सारी हमें फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, और उस वक़्त ये इस हवाले से बड़े चांसेस भी थे कि हम आगे इसी तरीके से आगे बढ़ें और म्यूज़िक की लाइन में चले जाएं। आवाज़ अच्छी थी और मौक़े भी थे, और फिर स्कूलिंग के बाद जब मैं कॉलेज में भी आया तो कई मौक़े इस तरह के मिले कि मैं उस तरफ चला जाऊँ, और मुझे ऑफ़र्स भी आई, मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं उनकी तरफ से आई कि आप गाना गाएं। लेकिन चूँकि घर का माहौल ऐसा था, दीनी माहौल था घर का, और फिर ख़ुद भी इंसान जब अपना जब सोचता है, जब वो इस कायनात के बारे में सोचता है और फिर ये दुनिया को जब देख रहा होता है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको ये इख्तियार दिया है कि वो सही और गलत के बारे में सोचे। बिल्कुल। बस मैंने जिस चीज़ का इंतखाब किया कि मुझे गाना नहीं गाना चाहिए, और मुझे मतलब ये रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो सीधा और सीधा दीन का रास्ता हो, और जिसके ज़रिए से मैं एक तो ये कि इंसानियत की खिदमत कर सकूं, दूसरा ये है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक पहचान बनूं, और जितनी हो सके मतलब इस दावत को जितना आगे फैला सकता हूँ मैं फैलाऊँ। तो बिल्कुल। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह उम्मत मुस्लिमा के हवाले से नौमान भाई ने बात की कि चाहे जब फ़लस्तीन का मामला हो तो इनका एक नशीद बहुत ज़्यादा सुना गया, लब्बैक या गज़ा के नाम से था, और इसके अलावा जब मिस्र के मामलात ख़ासे ख़राब थे तो उस वक्त इन्होंने या अय्युहल इख़वान के नाम से एक तराना पढ़ा था। इसी तरह कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ़ जहाँ जहाँ मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम होते हैं तो इनकी आवाज़ में मुख्तलिफ़ तराने सुनते रहते हैं। नवान में ये बताइएगा कि कभी ये तो सारा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर भी आपने देखे, हर जगह आपको बुलाया जाता रहा, कभी बैरून मुल्क जाने का मौका मिला?
जी 2014 में मैं यूके का मेरा ट्रिप लगा था और उसमें UKIM एक चैरिटी है, उन्होंने वहाँ पर उनके एक थैलिस्मिया के हवाले से एक प्रोग्राम था, फ़ंड रेजिंग थी, तो यहाँ से मुझे उन्होंने मदऊ किया था। तो उसमें उन्होंने अहमद शहजाद को भी और आफरीदी को भी मदऊ किया था। खैर वहाँ ये 2 इवेंट्स थे हमारे काफ़ी बड़े बड़े, एक ओवल ग्राउंड में था और एक बर्मिंघम में था। तो उसको प्रोग्राम वो अटेंड करने के बाद फिर मुख्तलिफ़ मतलब यूके के अंदर जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, लूटन हो गया या फिर अब तो खैर मैं नाम भूल गया हूँ, बार्किंग हो गया, सेंट्रल लंदन हो गया, इस तरह के जितने भी इलाके हैं वहाँ मुख्तलिफ़ चैरिटीज़ ने प्रोग्राम्स किए और वहाँ जाकर मैंने फिर परफॉर्म किया, नशीद परफॉर्म की। फिर उन्होंने मुझसे ये तकाज़ा किया कि नहीं आप कुरान मजीद भी हमें सुनाएं। माशाल्लाह। तो फिर मैंने वहाँ रमज़ान में पूरा कुरान मजीद वहाँ पर मैंने मतलब तरावियाँ सुनाई रमज़ान के अंदर। तो बस वो एक ट्रिप था और बड़ा यादगार ट्रिप था। और वहाँ जो यूके की जो हमारे भाई थे उन्होंने बड़ी मोहब्बतें दी, बहुत अच्छे लोग थे और दीन से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और मैंने वहाँ जाकर एक जो चीज़ देखी वो ये कि देखें हम तो यहाँ पर, और मैं ये कहता हूँ कि आपको मूव करना चाहिए, आपको जहाँ भी मौका मिले, जिस तरह भी मौका मिले, आपको एक्सप्लोजर मिलता है। आप जाते हैं, आप बिल्कुल नए नए लोग देखते हैं और फिर आपको खुद एहसास होता है कि भाई हम ये काम है कितना अहम काम है। बिल्कुल वहाँ मैंने लोगों को दीन पर सही अमल करते हुए देखा। मैंने वहाँ पर ऐसे लोग भी देखे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ये पूरी प्रैक्टिस बनाई हुई थी कि रोज़ाना सुबह उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक पारा कुरान मजीद की तिलावत लाजिमी करनी है। माशाल्लाह। और ये एक दिन की बात नहीं है या 2 दिन की बात नहीं है, सिर्फ रमज़ान की बात नहीं है, ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अपना एक हिस्सा बना लिया था। और फिर वहाँ मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि यूनिटी बहुत ज़्यादा दिखी लोगों में, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी है और वो फिर उनको एहसास है कि हम मुसलमान हैं और हमें यहाँ पर दीन का काम करना है। तो ये एक चीज़ मैंने वहाँ बहुत ज़्यादा देखी। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपका मौका मिले कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप सेटल होना चाहें पाकिस्तान को छोड़कर, किस मुल्क का इंतखाब करेंगे? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा ये कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के कहीं जाऊँगा, नहीं बिल्कुल। पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत की कोई ख़ास वजह? पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और बहुत ही अजीम कौम है। पाकिस्तानी कौम के अंदर एक जज्बा है और फिर आप देखें कि इस कौम के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी सलाहियत है कि ये मुझे ये लगता है, अगर मैं ये कहूँ कि शायद तमाम कौमों से मुख्तलिफ़ कौम है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ हो तो पाकिस्तानी कौम तड़पती है, बिल्कुल तड़पती है। और वो बस फ़ौरन खड़ा हो जाता है कि नहीं यार मैं उम्मत मुस्लिमा का एक नुमाइंदा हूँ। और वो फिर इसके बारे में सोचता भी। आपने सोशल मीडिया के अंदर देखा होगा, जब भी कहीं किसी भी मुल्क में जहाँ मुसलमानों पे कोई जुल्म होता है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वो पाकिस्तानी कौम है। हम मगलूब कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है, हम बिल्कुल खड़े और बेदार हैं। इसी तरीके से दूसरी जो कौम है वो तुर्की की कौम है, वो भी काफ़ी वो उन्होंने कभी गुलामाना ज़िंदगी नहीं गुजारी है और वो भी एक ज़िंदा कौम है। लेकिन हम सबसे मुनफरिद हैं, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानी कौम सबसे मुनफरिद है। क्यों ना समझे कि हम वो लोग हैं और उनकी नस्लों और औलादों में से हैं कि जो तादाद में थोड़े थे, जिनके पास वसाइल नहीं थे, लेकिन जज्बे की बुनियाद पे एक अलहदा मुल्क हासिल कर लिया था, सिर्फ अपने जज्बों को महमेज देने के नतीजे में और कायद आदम की सरबराही में। और उनके शुक्रिया कि उनकी बदौलत हमें ये आज़ाद फ़िज़ा हमें यहाँ नसीब होती है। नवान भाई, पाकिस्तान पे बात चल रही है, पाकिस्तान के हालात भी थोड़े से ख़राब रहते हैं, महंगाई वगैरह में इजाफा होता रहता है और इस सब का जो ज़िम्मेदार है वो सियासत को ठहराया जाता है। सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखनी भी चाहिए सियासत में दिलचस्पी, क्योंकि ये ज़रूरत भी है। देखें आप अगर किसी भी निज़ाम को ठीक करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है वो इंसाफ फराहम करना होता है ना। ठीक है। और अगर कोई अदल फराहम करने वाला ठीक बंदा ना हो तो फिर आप बैठे तो नहीं रहेंगे। और यकीनन इस तरह की जो सियासी जमातें मौजूद हैं कि जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदल हो, इंसाफ हो और लोगों को रोज़गार मिले, तो बिल्कुल मेरी बहुत ज़्यादा इस हवाले से दिलचस्पी है। सियासत को भी पसंद करते हैं और उसका आने वाले वक्तों में बाकायदा हिस्सा बनेंगे या अभी भी हैं? हर इंसान यहाँ पॉलिटिकल है ना, और हर इंसान जो आदमी वोट दे रहा है वो पॉलिटिकल है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी सबकी हमदर्दियाँ किसी ना किसी के साथ मौजूद होती हैं और मौजूद होनी भी चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गैर जानिबदार हूँ या मैं तो किसी को वोट नहीं देता, तो इसका ये कि फिर आप मौका फराहम कर रहे हैं।
ऐसे गलत लोगों को कि जो यहाँ पर फसाद पैदा करें, जो पाकिस्तान की जो हालात के ज़िम्मेदार फिर वो आप खुद होंगे, जो वोट नहीं देने वाले लोग होते हैं। और आपको भी वोट देते वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर आप इस बुराई को नहीं रोकेंगे, कल को ये आपकी दहलीज तक भी ये बुराई पहुंच सकती है। और ऐसा हुआ भी है। आपने एक वक्त में कराची के हालात भी देखे, आपने इस मुल्क के पूरे हालात भी देखे, लेकिन फिर एक तदबीर इंसान की होती है, एक तदबीर बातिल की होती है, और फिर एक तदबीर अल्लाह ताला की होती है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नमान भाई, प्रोग्राम का वक्त हमारे बिल्कुल इख्तिताम को है और प्रोग्राम हमने वाइंड अप करना है, लेकिन हाँ, एक सवाल मैं ज़रूर लूँगा आपसे उसके बाद, क्योंकि आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी से हम फ़ायदा उठाते हुए आपसे कुछ सुनेंगे भी कि पहले तो ये बताइएगा कि अब तक किसी अवार्ड वगैरह से आपको नवाजा गया है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के किसी बड़े नाम के साथ आपको पढ़ने का या परफॉर्म करने का मौका मिला? देखें, मेरे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड था ना, वो मैं ये समझता हूँ कि जब वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से जब हमने कुछ तराने पढ़े थे, और वो इस वक्त अभी भी अमेरिकी जेल के अंदर मौजूद है, और हमारी दुआ है कि वो जितनी जल्दी हो सके उनको रिहाई मिल सके। उनके हवाले से एक प्रोग्राम कराची में हॉलीडे होटल, वहाँ एक प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मुझे उस मुझे अवार्ड वहाँ दिया गया कि मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से तराने पढ़े। तो मेरे लिए सबसे अजीम अवार्ड वो था, और मैं ये समझता था कि शायद मैंने वो जितना हक मैं अदा कर सकता था वो मैंने कर दिया। एक भाई होने के नाते बिल्कुल अदा करने में कामयाब। बाकी भी एहसास अपनी जगह पे जो UKIM की तरफ से मिला था, वो भी एक बहुत बड़ा एहसास था। नहीं, मैंने एक चीज़ आपसे वो ये अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान के किसी बड़े नाम के साथ पढ़ने का, परफॉर्म करने का मौका मिला। मैं तो जानता हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन आपकी ज़बान से सुने। अच्छा, नहीं, बिल्कुल जुनैद जमशेद, और जुनैद जमशेद बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त इंसान थे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से जुनैद जमशेद से मिल सकूं। और ख़ैर ये जो मिलना है वो उसके लिए मैंने बड़ी तगोदो भी की, मुख्तलिफ़ स्टूडियोज़ भी गया कि शायद यहाँ पर जुनैद जमशेद अपनी रिकॉर्डिंग करवाते हैं और मैं उनसे जाकर मिल लूँ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपने किसी आइडियल से मिले, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं जुनैद जमशेद से मिलूँ। तो अल्लाह ताला ने वो खैर ना सिर्फ ये कि वो ख्वाहिश मेरी पूरी की, पहली मेरी मुलाकात जो है वो ARY न्यूज़ के अंदर एक प्रोग्राम में हुई उनसे, और वहाँ जिस दिन मुलाकात हुई उसके दूसरे ही दिन मुझे उन्होंने अपने प्रोग्राम में नात के लिए बुलाया, और फिर जिस तरीके से उन्होंने मुझे करेज किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बूस्ट अप किया और हौसला दिया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझा रहा है। और वो मुझे कह रहे थे कि नुमान, ये तुम्हारे पास वाहिद मौका है, और बिल्कुल ये सोच लो कि ये तुम्हारे पास पहला और आखिरी मौका है, और डरना नहीं, दिल में तुम जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ो और फिर अल्लाह को याद करो, और फिर बस आंखें बंद करके और पढ़ना शुरू कर दो। तो ये मेरे साथ बैठे हुए हैं इस कुर्सी पे, आपने देखा होगा, उसकी वीडियो भी होगी, वो साथ यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी प्रोग्राम बिल्कुल लाइव होने जा रहा है और मुझसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और मेरे हाथ पे उन्होंने यहाँ हाथ रखा हुआ है कि बस हौसला पकड़ना। अब शायद उनकी नज़दीक ये हो कि शायद मैं इससे पहले ना पढ़ता हूँ, लेकिन चूँकि ARY के अंदर मैं आपको एक बड़ी ऑडियंस देख रही होती है, मैं पहली दफ़ा परफॉर्म करने जा रहा था, तो उनको शायद ये लगा हो कि शायद मैं नर्वस हो रहा हूँ। और ये ख़ास तौर पे मैं आज ये मतलब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना भी चाह रहा हूँ, मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम ये है कि मैं, ठीक है, मुझे अगर आप बिठा देंगे कि आप नात पढ़ें या तराना पढ़ें, या किसी बहुत बड़े मतलब मजमे के अंदर अगर आप मुझसे कहें कि आप यहाँ कोई नात परफॉर्म करें या तिलावत परफॉर्म करें, कुछ भी करें, तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होता, और मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, माशाल्लाह। लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे ना कि 2-4 बातें आप कर लें, तो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम है। और मैं अमूमन जब भी कहीं इंटरव्यू पे गया हूँ, अगर मैं दुनिया TV गया हूँ या फिर किसी भी चैनल में गया हूँ, PTV गया हूँ या फिर ARY गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ, मैंने वहाँ बाकायदा होस्ट से ये कहा है, जैसे मैंने आपसे भी कहा कि ज़्यादा सवालात मत करना मुझसे। तो खैर बहरहाल ये एक है, तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। तो उस वक़्त जुनैद जमशेद ने भी मुझसे कहा कि नहीं भाई, नर्वस ना थामो, ज़रा मजबूत हो जाओ, और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर उसके बाद जामे बिनोरिया वालों की तरफ से उन्होंने ये मिली नगमा का एहतमाम किया, वहाँ मेरी पहली दफ़ा फिर जुनैद जमशेद के साथ एक मिली नगमा आया, ए वतन पाक वतन, फिर जो दूसरा आया वो ये आया, ये वतन तुम्हारा है। और फिर उसके बाद उसी दौरान में जुनैद जमशेद ने मुझसे कहा कि हम इंशाल्लाह आगे, एक तो ये कि जो हमारा हदफ ये था कि जो अब जो ये रमज़ान आ रहा है,
इसके अंदर बाकायदा बड़ी अच्छी तरीके से लॉन्च करना था ARY के अंदर। मतलब मुझे उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ एक प्रोग्राम में मत आइएगा, मैं आपको बार बार कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम्स में बुलाऊँ और आपने वहाँ परफॉर्म करना है। फिर ये कि कुछ नई नई चीज़ें आप बनाएं। बिल्कुल। तो अब खैर बातें तो फिर बहुत सारी बातें हैं ना, इंसान बहुत कुछ सोचता है नाज़रीन, लेकिन ज़िंदगी उसको मोहलत नहीं दे पाती है। जिस तरह आपने बात की, ये भी एक नाज़रीन बहुत हकीकत है कि अल्लाह ताला ने किसी को किसी चीज़ से नवाजा है, किसी को किसी चीज़ से नवाजा है। कोई बातें अच्छी करना जानता है तो कोई पढ़ना और अदा करना अच्छा जानता है। बहरहाल जैसे आप बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं सर, बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे डिबेटर हैं, इस लाइक समझने के लिए। ये आपका हुस्न नज़र और ज़र्फ़ नज़र है। हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम को हम बिल्कुल इख्तिताम की जानिब ले आए हैं और इख्तिताम पे मैं गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बात हुई, जुनैद जमशेद साहब का तज़किरा किया गया, बिलाशुबा फ़ख्र पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर चंद कोई अशार किसी नगमे के आप हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मैं वो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें हमने ये मिली नगमा गाया था, ए वतन प्यारे वतन, ये मैं आपको सुना देता हूँ और उससे शायद वो याद भी ताज़ा हो जाए। बिल्कुल। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में अना है मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मुहब्बत का है जाँ बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत पे है संगीन हिसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, ए मेरे प्यारे वतन।